बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। ओवर 40 ओवर्स का टूर्नामेंट है वर्ल्ड जो है पाकिस्तान के अंदर नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड और दीगर ग्राउंड्स पर खेला जाएगा और कल से इस टूर्नामेंट का बाकायदा आगाज़ होने वाला है। और दूसरी तरफ एक अच्छी खबर सिंध प्रीमियर लीग से भी आती हुई दिखाई दी कि अब 14 से 25 दिसंबर तक सिंध प्रीमियर लीग का बाकायदा तौर पर नेशनल बैंक ग्राउंड पर इसका आगाज़ होगा। तमाम फ्रेंचाइज के लिए हवाले से आज एक बाकायदा तौर पर टूर्नामेंट के हवाले से के तकरीब मुनक्किद हुई और जहां पर हमने देखा तमाम ही क्रिकेटर्स वहां पर मौजूद थे और साथ साथ ऑर्गेनाइज़र के साथ साथ हमने देखा कि तमाम फ्रेंचाइज के जो लोग थे वो भी वहां पर ऑनर मौजूद दिखाई दिए। दूसरी तरफ कल के हवाले से अगर बात कर लें एशिया कप के हवाले से तो इंडिया ने बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल की और हमने देखा कि 50 रन पर श्रीलंकन टीम को आउट कर दिया। 8वीं दफ़ा जो है हमने देखा कि एशिया कप जीतने में जो है इंडिया की टीम कामयाब हुई है और कल के मैच के हवाले से भी अपने शो पे बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो पे जाफ़र हुसैन साहब है जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनके साथ साथ मौजूद है जावेद इकबाल भट्टी साहब है वो भी मौजूद हैं यहाँ पर हमारे साथ ही होते हैं स्टूडियो पे। तो इनसे भी कल के मैच के हवाले से सिंध प्रीमियर लीग और 40 एज ओवर्स के जो टूर्नामेंट कल से स्टार्ट हो रहे हैं कराची के अंदर उस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले जाफ़र साहब की तरफ चलते हैं। जाफर साहब, एक ऐसा फाइनल कल हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ अगर देखें तो 22 ओवर्स के अंदर वो फाइनल अख्ताम पजीर हो गया। कैसे देखते हैं इस फाइनल को? और फिर बारिश के भी इम्कान थे लेकिन बारिश के से पहले हमने देखा कि शायद मोहम्मद सिराज ऐसा टूट के बिखरे मौका था बॉलिंग का मुजाहरा किया उन्होंने कि श्रीलंकन की धाकी बैठा दी 50 रन तक। देखिए बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि ये टूर्नामेंट सिर्फ बारिश का था। हर जगह बारिश देखने को मिली। इवन ये कि फाइनल में भी बारिश की वजह से श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग को तरजीह दी। अगर बारिश के इम्कानात नहीं होते तो शायद टॉस जीतकर पहले वो बॉलिंग करते। उसका रीज़न ये था कि बाद में बारिश होनी थी। इरादा यही था कप्तान का, टीम मैनेजमेंट का कि वो पहले बैटिंग करके इतना टोटल बना लेंगे कि बाद में जो है ना आपका डकवर्थ लुइस के तहत जो है ना आपको ना जाना पड़े। तो हर एक की यही कोशिश होती है, तो उन्होंने भी यही कोशिश की और उसमें जो है ना उनको मौकी खानी पड़ी। ये मसला था और सिराज की बॉलिंग की दाद देनी पड़ेगी। देखें जिस तरीके से सिराज ने बॉलिंग की और अपने आप को दिखाया। इवन के बैटर्स, इंडिया के बैटर्स ने अपने आप को प्रूफ करके दिखाया कि बारिश की कंडीशन हो या जैसे भी कंडीशन हो वो हर माहौल में खेलने के आदी हैं। और फिर बॉलर्स ने भी उन्होंने भरपूर अंदाज में टूर्नामेंट में अपनी कारकर्दगी दिखाई। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा इवेंट हो सकता था। अगर बारिश ज़्यादा नहीं होती या वेन्यूज चेंज हो जाते तो बहुत अच्छा इवेंट होता। बहुत अच्छा इवेंट हो जाता है। जावेद साहब, कल के मैच के हवाले से आपसे भी बात कर रहे हैं। काफ़ी आप कह रहे थे कि बड़ा टफ है, हमारे प्रोग्राम में आप कह रहे थे कि बड़ा टफ फाइनल मैच होगा लेकिन कल सब कुछ शायद सिराज की बॉलिंग, पांड्या की बॉलिंग ने बिखेर दिया है श्रीलंकन बैटर्स को। जी मोइन भाई बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपको पता है श्रीलंका टॉस जीतकर जैसे ही बैटिंग का फैसला किया तो आपको पता है बारिश शुरू हो गई। थोड़ी सी मामूली सी बारिश हुई और उसके बाद आपको जब पता बादल छाए हुए थे और सिराज के पास जब बॉल आई उसने तो उठा के ईंट से ईंट बजा दी श्रीलंका की। श्रीलंका सोच भी नहीं सकता, उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि सिराज उन पर कहर बनकर नाजिल होगा। इस तरीके से उन्होंने किया। और आपको पता जैसे अभी जाफर भाई ने कहा कि थ्रू आउट ये टूर्नामेंट जो है ना बिल्कुल कोई बदमजा सा टूर्नामेंट था, कोई मज़ा नहीं आया, कोई ऐसे मैच नहीं। इससे फाइनल से पहले दो ज़रूर अच्छे मैचेस, क्रूशल मैचेस मिले। बांग्लादेश इंडिया का हो गया या श्रीलंका का और हमारा हो गया। तो ये दो मैच अच्छे में, बकाया तो कुछ भी नहीं था। ये एक नाम था एशिया कप का जो सारा शो होस्ट हम थे लेकिन सारा इंडिया ने अपनी मर्जी के फैसले हम पे मुसल्लत किए और अपनी मर्जी का रिजल्ट लेकर और वो घर चले गए। बिल्कुल घर चले गए। लेकिन कप्तानी के हवाले से थोड़ी बात कर लें। कल हमने देखा कि जब रोहित बॉल करवा रहे थे सिराज से और फिर पांड्या से तो उन्होंने तब्दीली नहीं की, मुसलसल अपने बॉलर्स को, फास्ट बॉलर्स को लगा के रखा। अगर हम देखते विकटें गिर रही थी, एक जानिब है श्रीलंका की तो दूसरी जानिब है बॉलिंग चेंजेस नज़र नहीं आई इंडिया की जानिब से। उन्होंने मुकम्मल अपने फास्ट बॉलर्स पर एतमाद किया और कंटिन्यू उसका फ़ायदा ये हुआ कि श्रीलंकन बैटर्स जो एक दबाव में थे उसी दबाव में उलझते चले गए और विकटें पे विकटें गिरती गई उनकी और जिस तरह वो 50 रन पे आउट हुए। देखिए अगर आप मवाजना करें पूरी टीम का, सिर्फ कप्तानी का नहीं, तो मेरे ख्याल में श्रीलंकन जो पूरी टीम थी वो एक यंगस्टर्स पे थे और आपके इंडियन टीम सारे सीनियर्स थे उसमें ज़्यादातर। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ का मवाजना तो बेहतर नहीं होगा। हाँ अगर आप कप्तानी की बात कर रहे हैं तो कप्तानी रोहित ने बिल्कुल ठीक किया और उसमें कोई प्रेशर था ही नहीं
इस मैच में कोई प्रेशर ऐसा दिखाई नहीं दिया कि आप ये कोई नई चीज़ कर रहे हैं या कोई बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज़ कर रहे हैं, तो या कप्तान को सोचना पड़े। बॉलर्स ने तो बिल्कुल ही अपनी बॉलिंग से जो है ना वो कप्तान को बिल्कुल ही आराम से जो है ना मैच जितवा के दिया है। तो मेरे ख्याल में कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं थी। वही बात की जावेद साहब ने जिस तरह कहा कि इस पूरे टूर्नामेंट का जो था ना वो मज़ा नहीं था। मज़ा उस टाइम होता अगर पाकिस्तान में होता, और यकीनन होना चाहिए था। अब जिस तरह मसाइल रहे पिछले दिनों, और अब ये चीज़ देख लेनी चाहिए, पाकिस्तान को सोच लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में होनी है, पाकिस्तान ने होस्ट करनी है, तो पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में होना चाहिए। अदरवाइज ये तीतर बटेर का जो है ना ये खेल नहीं होना चाहिए। तीतर बतेल का खेल नहीं होना चाहिए जाफर हुसैन साहब। मैच पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए। एक खुशी की खबर ज़रूर है, पाकिस्तान में कल से टूर्नामेंट 40 ग्लोबल टूर्नामेंट का स्टार्ट हो रहा है। 40 साल से ज़ायद उम्र के खिलाड़ियों का, जिसकी कप्तानी अगर देखें तो मिसबाहुल हक पाकिस्तान की जानिब से कर रहे हैं। तो ओवरऑल कैसा देख रहे हैं, जहाँ पर दुनिया भर से जो है 8 ममालिक जो इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं, पाकिस्तान समेत? देखें 36 मैचेस होना पाकिस्तान में, और वर्ल्ड कप के मैचेस देखें, पूरी टीमें 8 टीमें दुनिया भर की आई हुई हैं और ग्लोबल टूर्नामेंट हो रहा है। मेरे ख्याल में इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। और वो स्टार्स जो कि आपके लेजेंड्स रहे, कौमी टीम का हिस्सा रहे, कप्तान रहे, वो जब आपकी टीमों के साथ खेलेंगे तो मेरे ख्याल में इसकी एक चाशनी जो है ना और उभर कर सामने आएगी। तो एक अच्छा टूर्नामेंट होने की उम्मीद है। और जिस तरह मिसबाहुल हक ने जिस तरह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और अपने अज़ाइम का भरपूर अंदाज में उन्हें बताया कि जिस तरह टीम उन्होंने तैयार की, और जिस तरह आफरीदी हैं टीम के साथ, हसन रजा हैं, तो मेरे ख्याल में एक अच्छी टीम उतरेगी। और पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हो रहा है तो पाकिस्तान के हिस्से में ही आना चाहिए। बिल्कुल पाकिस्तान के हिस्से में ही आना चाहिए। चले इसी पे मजीद और बात कर लेते हैं। बड़े खिलाड़ियों का बड़े नाम के साथ पाकिस्तानी टीम इससे टूर्नामेंट में शिरकत कर रही है। हसन रजा टीम के साथ हैं, आफरीदी टीम के साथ हैं, रज़ाक टीम के साथ हैं, मिसबा टीम के साथ हैं। तो कैसा देख रहे हैं इस टीम को कि ओवरऑल 40+ है, जब प्लेयर जो है बाकायदा तौर पर ग्राउंड पे उतरेंगे तो जो हमने देखा माजी में, अभी हाल ही में हमने देखा कि जनूबी अफ्रीकन वीमेंस टीम पाकिस्तान आई हुई थी, क्राउड नहीं था। अब आप समझते हैं कि ये टूर्नामेंट में कम से कम क्राउड तो जरूर नेशनल बैंक ग्राउंड पर आता हुआ नजर आएगा? जी मोइन भाई, ये बहुत, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि ये 40+ वेटरन्स टूर्नामेंट जो है हम होस्ट कर रहे हैं, और दुनिया की 8 जो बेहतरीन टीमें वो पाकिस्तान आ रही हैं। और आपको पता है कि शायकीन जो है इस दफ़ा जैसे एशिया कप ख़त्म हुआ है और उसके साथ वुमेंस टीम साउथ अफ्रीका की आई थी, और फिर उसके बाद ये कंटिन्यू सिलसिला जो खेलों का है पाकिस्तान में रवां दवा हो गया है। और प्लेयर्स जो साबिक स्टार थे वो मुख्तलिफ टीमों में आपको नजर आएंगे। जिस तरीके से हमारी टीम में आपको साबिक स्टार नजर आएंगे, तो उन टीमों में भी आपको स्टार नजर आएंगे, और तमाशाइयों का इस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होगा। और जिस तरह वेटरन एसोसिएशन ने मेहनत की है इस वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करने में, मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा उनका इकदाम था। और जो आज मैचेस हमारे यहाँ हो रहे हैं वेटरन्स के, तो ये उसका फल जो है वेटरन्स क्रिकेट को अब मिलेगा, जिस तरीके से हम होस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल होस्ट कर रहे हैं। आज मेरी फवाद खान साहब से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि थोड़ी सी मुश्किलात जरूर रही थी। कौन है फवाद साहब, जरा जिक्र कीजिए। बिल्कुल इस बाकायदा तौर पर इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर हैं, इस टूर्नामेंट को लीड कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम के वेटरन के सदर हैं, बाकायदा तौर पर इस पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो चेयरमैन साहब हैं इनके, इसमें कोई शक नहीं कि मैं इनको 20-22 साल से देख रहा हूँ, और इन्होंने जो है ना इस वेटरन्स को उठाने में बड़ी हेल्प की है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में वर्ल्ड कप को लाना नो डाउट एक बड़ा इनिशिएटिव है, और इस पे जितनी मेहनत की जा रही है मेरे ख्याल में बहुत अच्छी है। सिर्फ यही चीज़ नहीं है, सिर्फ वर्ल्ड कप की बात नहीं है। अदरवाइज अगर आप देखें तो जितने वेटरन्स के खिलाड़ी हैं उन सबको यकजा करना, उनकी टीमें बनाना और पूरे पाकिस्तान में उनके टूर्नामेंट करवाना, ये सब जो है ना ये फवाद साहब ने किया था और इनकी पूरी टीम ने किया। सिर्फ एक बंदे की काम नहीं होता, तो पूरी टीम का हिस्सा था। और इसमें फिर आपके जो है ना स्पॉन्सर्स लाना, असल चीज़ होती है कि वेटरन्स पे स्पॉन्सर्स कैसे आएंगे, किस तरह जो है ना इसका एक चाशनी एक बरकरार रहेगी। तो मेरे ख्याल में ये सारे इकदाम जो किए गए हैं और भरपूर अंदाज में किए गए, एक अच्छा टूर्नामेंट जो हो रहा है। और मेरे ख्याल में 50 ओवर्स का टूर्नामेंट है शायद, ये बिल्कुल ये 50 ओवर्स का टूर्नामेंट है। तो इसमें जो है ना शायकीन का तो इतना रुझान नहीं होगा जो मैं देख रहा हूँ। कुछ शायकीन तो जरूर आएंगे जाफर साहब। जिस तरह हमने विमेंस में देखा शायकीन क्रिकेट ग्राउंड की तरफ रुख नहीं कर रहे थे, लेकिन अपने स्टार्स को कम से कम पाकिस्तान की जो मैचेस होंगे उन स्टार्स को तो देखने जरूर आएंगे। देखिए वही बात है, जो क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं, जो मोहब्बत करते हैं, जो कि क्रिकेट लवर्स हैं, वो तो आते हैं, चाहे टेप बॉल टूर्नामेंट हो वहां पे वो पहुंच जाते हैं। लेकिन आपने लाना है आम शायकीन को, उनके लिए क्या इकदाम हो रहे हैं। एक
वाहिद एक PSL रह गया हमारे पास जिसमें आम शायकीन आते हैं, पूरे बच्चे आते हैं, हर कोई आ रहा होता है। अब आपको मालूम है कि जिस टाइम ये टूर्नामेंट हो रहा है इस टाइम जो है ना, और दोपहर के गर्मी में और सुबह के टाइम मैचेस खेले जाएंगे, तो मेरे ख्याल में स्कूल या कॉलेज के बच्चे तो नहीं आ सकते। बिल्कुल, स्कूल कॉलेज के बच्चे नहीं आ सकते आपके कहने में, लेकिन अगर बाकायदा तो थोड़ी सी इस पे पब्लिसिटी मजीद कर दी जाए तो और भी शायकीन के लिए आसानी हो जाएगी और इस टूर्नामेंट को चार चांद लगते हुए नजर आएंगे अगर ग्राउंड पे शायकीन क्रिकेट मौजूद होंगे। थोड़ी सी कौमी खेल हॉकी के हवाले से भी बात कर लें अपने प्रोग्राम में। एहसान तनवीर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद हॉकी एसोसिएशन के, इनसे भी बात कर लेते हैं। एहसान साहब, क्या कहेंगे, बड़ी उतार पछाड़ चलती हुई नजर आ रही थी, हमने देखा कि पिछले दिनों कांग्रेस इजलास के हवाले से भी, क्या कहेंगे इससे कांग्रेस इजलास के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया शनामुद्दीन साहब कि आपने जो है मुझे भी अपने व्यूज जो है वो शेयर करने का मौका दिया यहाँ पर। तो लास्ट टाइम जो वाकई इस्लामाबाद के माहौल में वैसे भी गर्मी थी और फिर जो है वो नो कॉन्फिडेंस की वजह से और ज्यादा गर्मी हो गई थोड़ी सी। तो लेकिन एट दी एंड ये था कि जितना वो कोई सुनने में था या एक्सपेक्टेशन थी कि कोई शो जो है बड़ा जबरदस्त होगा, तो कोई खास उस लिहाज से वो कम नहीं दिखा सकी अपोजिशन। तो ऑल ओवर उनका अपना दावा तो ये था कि 2/3 जो है वो हमारे पास मौजूद है। तो पहले तो उनकी ये मूव थी कि हम जो है वो एतमाद की उन्होंने वोट लेना है। एतमाद के लिए कितने लोगों का होना जरूरी होता है एहसान साहब, ये जरा हमें बता दें। जी शहजाद साहब, इसके ये होता है कि हमारे पास जो है वो नो कॉन्फिडेंस के लिए तो आइन का PHS कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 27 है। तो अगर आपने सिंपल मेजॉरिटी से वोट आप कॉन्फिडेंस लेना है प्रेसिडेंट ने, सेक्रेटरी ने या किसी भी ऑफिस पेरियर ने, तो फिर उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 या 102 बंदों का जो है वो हाउस है तो उसमें से 50-51 बंदे उनको चाहिए होते हैं सिर्फ कॉन्फिडेंस का वोट लेने के लिए। लेकिन नो कॉन्फिडेंस आइन का आर्टिकल 27.2 में है कि 2/3 ऑफ द टोटल मेजॉरिटी। इसलिए कि अगर 100 आदमी 67 के लगभग जो है ना वो वोट शो करने हैं, और ये उन्होंने शो करने हैं अपोजिशन में जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस के और एक्टिविशन इजलास किया होता है या बुलाया होता है। अच्छा, कांग्रेस इजलास के अंदर कितने मेंबरान थे उस वक्त जब ये कॉन्फ्रेंस जारी थी? जी होता ही है ना कि जब नो कॉन्फिडेंस की बेसिकली मूव होती है तो उसमें जो फॉरम भी पूरा करना होता है तो उसका फॉरम 27.2 में है तो 50% होगा। और फॉरम पूरा करना भी बेसिकली तो अपोजिशन की ही जिम्मेदारी होती है जिन्होंने यदम एतमाद की तहरीक जो है ना वो लॉन्च की होती है। अब इसमें बाकी अगर फेडरेशन की तरफ से या यूं कह लें कि हुकूमत की तरफ से अगर कोई बंदा भी ना आए या कुछ बंदे आ जाए तो तब भी इशू को नहीं होता। लेकिन हाल वहां पर तकरीबन 48 बल्कि 48 मेंबरान जिससे वो मौजूद थे ऑलरेडी। लेकिन हमने तो बहुत कुछ इसमें देखा कि बाहर जो नेमल बदल के तौर पर लोग को बैठाया गया इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, क्या इस बात में कितनी हकीकत है? जी असल में सर इसमें होता ये है कि 27.2 के अंदर तो यह है कि सिंपल मेजॉरिटी लेनी है। अब मेंबर कांग्रेस होता कौन है? अब हमारा PHS का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 12.2 बड़ा क्लियर है कि डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन जो होती है वो अपना मेंबर कांग्रेस इलेक्ट करती है और वो उसी तरह से इलेक्ट करती है जिस तरह से आप प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं या सेक्रेटरी इलेक्ट करते हैं। अगर उसके बाद वो मेंबर कांग्रेस किसी भी वजह से कंटिन्यू ना कर सके, रिजाइन कर दे, खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो जाए, या अगर मौजूद भी है तो वो प्रॉपर सही वर्किंग नहीं कर रहा या डिसओबीडियंस एटीट्यूड शो कर रहा है टुवर्ड्स एसोसिएशन, इसलिए वो बेसिकली तो एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो एसोसिएशन किसी भी वक्त उसको जो है ना वो नो कॉन्फिडेंस करके 2/3 से उसको वहां से हटा सकती है उस पोस्ट से और सिंपल मेजॉरिटी से किसी भी नए बंदे को लेके आ सकती है। और जिस वक्त वो ये काम करते हैं तो फिर वो जितनी भी उनकी प्रोविंस हॉकी एसोसिएशन होती है वो उनको इन्फॉर्म करते हैं। प्रोविंस हॉकी एसोसिएशन प्रॉपर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को लिस्ट भेज देती है कि इस वक्त हमारे प्रोविंस के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट है और हर डिस्ट्रिक्ट का ये मेंबर कांग्रेस। तो PHS के पास तो वो लिस्ट आ जाती है, सूबा ने भेजी होती है। तो PHS वो तो डायरेक्टली उसके अंदर किसी किस्म की बदल कर ही नहीं सकती। इवन देखा जाए तो प्रोविंस हॉकी एसोसिएशन भी नहीं कर सकती, ये तो टोटल प्रायोरिटी होता है डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन का। लेकिन इस सारे मामलात में हमने देखा है एहसान साहब, शायद पाकिस्तान के लिए खुशी की खबर थी कि क्वालिफाइंग राउंड पाकिस्तान के अंदर होने थे, लेकिन शायद अंदरूनी मामलात के बाइस पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और दीगर अगर हम देखें तो मुखालिफ पार्टी की जानिब से इन मामलात के बाइस हमसे हॉकी रूट कर चली गई वापस। क्या कहेंगे, इस पर नुकसान तो हॉकी का होता हुआ दिखाई दिया? जी बिल्कुल, अगर आप इसका सही एनालिसिस करें तो अपोजिशन अंदर आई नहीं ऐवान के अंदर। उसकी रीजन ये थी कि वो उनके पास वोटिंग लिस्ट मौजूद ही नहीं थी, जो फ्रेश वोटिंग लिस्ट होती है जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से उनको लेनी चाहिए। प्रोफेशनलिज्म तो ये होता है कि आप इस वक्त नो कॉन्फिडेंस मूव लॉन्च करते हैं तो आप फ्रेश जो है वो वोटिंग लिस्ट ले लें।
उन्होंने वो वोटिंग लिस्ट नहीं ली। अब क्यों नहीं ली? इसका मतलब ये तो नहीं कि वहां नॉन टेक्निकल लोग थे, ऐसे लोग मौजूद है जो कि एसोसिएशन चला रहे हैं, फेडरेशन चला रहे हैं, काफी अर्से से चलाते रहे, तो उनके पास बड़ा वसी तजर्बा भी है। उसके बावजूद अगर उन्होंने वोटिंग लिस्ट फ्रेश नहीं ली तो उसका मतलब सिंपल ये है कि असल एजेंडा नो कॉन्फिडेंस था ही। असल एजेंडा मिनिमम यही था मैक्सिमम के अपने जो कुछ मखसूस लोग हैं उनको कुछ मखसूस मफादात का तहफ़्फ़ुज़ था, कुछ मखसूस मफादात के थे उसको यकीनी बनाना था, और कोई लड़ाई झगड़ा सतना फसाद था तो वो उसके अंदर ही देखे कि वीडियो वगैरह पे भी, फुटेज पे भी, जो भी विजुअल हमने देखी उसमें यही सारी चीजें आई हैं, तो उसका गहरा इफेक्ट जाएगा नहीं, पूरी दुनिया में एक मैसेज तो जाएगा। अच्छा, सुना है आपकी भी काफी लड़ाइयां होती है, सोहेल अकरम जंजुआ जो नेशनल हॉकी प्लेयर है उनसे भी काफी आपके मामलात खराब रहते हैं। अच्छा, वो एक तो नेशनल हॉकी प्लेयर नहीं है, वो नेशनल अंपायर है, और वो भी नेशनल अंपायर है, वो इंटरनेशनल अभी तक पार्टिसिपेट में नहीं हो सके, तो अल्लाह करे कि बाद में शायद हो जाए, लेकिन अभी तक तो वो नेशनल हॉकी के अंपायर है। तो बेसिकली यहाँ पर भी इस्लामाबाद के अंदर भी 2022 के अंदर 19 अगस्त से पहले जिस तरह पूरे मुल्क के अंदर स्क्रूटनी और इलेक्शन का प्रोसेस हुआ तो इस्लामाबाद के अंदर भी हुआ। अब डेफिनेटली वो तो कहते हैं कि स्कॉटनी के जो स्कॉटनी हुई है, बसों के अड्डों के ऊपर स्कॉटनी होती हुई नजर आई है इसकी। टोटल जी ये सारा बेबुनियाद इल्जाम है उनकी तरफ से। जैसे कि था ये कि यहाँ पर शुरू से 2 ग्रुप बने हुए थे इस्लामाबाद के अंदर, तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जो भी सिक्योरिटी कमेटियां आती हैं आमतौर पर उनकी कोशिश यही होती है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाकर या किसी भी जगह पे जाकर जो भी अगर ग्रुप हो तो उनके दरमियान एमिकेबली सुलह सफाई करवा दी जाए और कोई एक मुश्तरका तौर पर बॉडी लॉन्च कर दी जाए ताकि आपस में मिलजुल कर काम करें। अब यही उनका मोड़ था, तो उन्होंने यहाँ पर स्क्रूटनी के बाद आपार ग्राउंड में स्क्रूटनी थी, उन्होंने दोनों जो ग्रुप थे उनसे जो है वो लिस्ट ले ली थी अपने ऑफिशियल की, और फिर उसके ऊपर उन्होंने वर्किंग कर रहे थे वो। अब जिस वक्त वो वहां पर बस के अड्डे पर भी पहुंचे हैं तो स्टिल वहां पर एक उनकी प्रॉपर वर्किंग ही थी। कोशिश वो ये कर रहे थे कि दोनों ग्रुपों के दरमियान किसी तरह से भी कोई पैचअप किया है। अब इसकी उन्होंने गलत किस्म की वीडियो बनाकर वो सारी जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दी कि ये इलेक्शन हो रहे हैं, ना तो वहां कोई इलेक्शन शीट नजर आ रही है, ना वहां क्लब है, ना कोई शो ऑफ है, किसी मेथड से भी वहां पर इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। इलेक्शन तो से 2 दिन बाद हमारे जीएच मरकज तंदूरी में हुए थे। बिल्कुल एहसान तनवीर साहब, आप सेक्रेटरी इस्लामाबाद हॉकी एसोसिएशन के हैं, वहां पर हॉकी का रुझान किस तरह देख रहे हैं? बड़े टूर्नामेंट से इनेकाद हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर, प्लेयर्स निकल कर सामने नहीं आ रहे, क्या वजूहत हैं? देखिए इस्लामाबाद का यहाँ पर थोड़ा सा कल्चर इस तरह क्या है कि बाकी भी खैर पाकिस्तान के जितने बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं तो लाइक इस्लामाबाद में भी स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादातर हॉकी की तरफ वो ही आते हैं। अब हमारे पास जब भी कोई इवेंट आते हैं तो आमतौर पर जो मैट्रिक लेवल के या एसएससी जैसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी एग्जाम में बिजी होते हैं, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज होती है, फिर आमतौर पर इनको थोड़ा सा परमिशन का भी इशू होता है कि इनमें एग्जाम द्वारा को स्किप करके हम कोई कैंप की तरफ आए या किसी अच्छी मंच की तरफ आए या कोई ट्रायल वगैरह दें। लेकिन लोकल लेवल के ऊपर अगर आपको ये सुन के बड़ी हैरानी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन जो है वो 17 के लगभग इस वक्त क्लब मौजूद है, और अभी भी हमारी मीटिंग चल रही है, और 2-4 दिनों के अंदर अंदर हमने इंटर क्लब चैंपियनशिप जो है वो अनाउंस की हुई है। इस्लामाबाद जैसे शहर में भी हॉकी जो है उसकी बड़ी पॉपुलैरिटी अभी तक स्टिल, और ये 80s से चल रही है। बहुत सारे क्लब तो हमारे यहाँ पर ऐसे जो 78, 80 उस दौर से चल रहे हैं। चले, आप सेक्रेटरी इस्लामाबाद हॉकी एसोसिएशन के नई फेडरेशन जो आई हुई है, क्या कहेंगे इस हवाले से, कैसा काम करते हुए, क्योंकि आप माजी में भी रह चुके हैं, तो इस फेडरेशन के हवाले से क्या कहेंगे? जो हैदर हुसैन साहब सेक्रेटरी हैं, सज्जाद कुकर साहब है सदर की हैसियत से काम कर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं इस फेडरेशन के इन लोगों को? देखिए ये 2 ही पैरामीटर होते हैं किसी भी फेडरेशन को मेजर करने के। एक तो ये होता है कि जो करप्शन के इल्जाम लगाए जाते हैं, जो प्रीवियस जितने भी हमारे सेक्रेटरीज वगैरह जो भी हैं उनके ऊपर है FIA के केसेस वगैरह भी हैं, और दूसरा ये होता है कि उनकी परफॉर्मेंस मेजर कैसी है। अगर आप देखें तो किस 1 साल के अंदर 2022 में अगस्त में इलेक्शनों के बाद अभी तक कोई करप्शन का केस सामने नहीं आया, क्योंकि अगर कोई भी करप्शन का छोटे से छोटा केस भी होता तो जो हमारी अपोजिशन की थी वो नो कॉन्फिडेंस था, आज भी डेफिनेटली उसको मीडिया में हर जगह पर उन्होंने बहुत ज्यादा उछाला। और दूसरा परफॉर्मेंस अगर मेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 18वें नंबर पर टीम थी, वो 15वें नंबर पर आ गई। अब 15वें नंबर पर भी जो टीम अगर एशियन गेम्स में अच्छा परफॉर्म, सर वो तो आप टूर्नामेंट खेलते जाएंगे तो आपके तो वैसे ही कंटिन्यू आप टूर्नामेंट खेलेंगे तो मैचेस जब आप खेलते रहेंगे तो ऑलरेडी आप ऊपर की तरफ आते जाएंगे, और परफॉर्मेंस अगर आपकी अच्छी हो तो। जी बिल्कुल इसी तरह से होता है। तो आप टूर्नामेंट में कैसे खेल रहे हैं, जो अनवायर चल रही है, पाकिस्तान की टीम कितनी दौरों पर बाहर भी जा चुकी है,
तो ये हमें टूर्नामेंट्स की अपॉर्चुनिटी है, फाइनेंस मिल रहा है, पैसा कहीं ना कहीं से तो आ ही जाए ना, इसलिए टीम कहीं जाती भी है बाहर और यहाँ पर भी हम इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। और फिर टीम की परफॉर्मेंस भी कोई इतनी ज्यादा बुरी नहीं है, अगर बहुत बुरी परफॉर्मेंस तो हम आखिरी नंबरों पर आए किसी भी इवेंट के अंदर तो डेफिनेटली उसमें भी हम रेटिंग में नीचे चले जाएंगे। बिल्कुल एहसान साहब, हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पर रहिएगा। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट जाफर हुसैन साहब है यहाँ पर मौजूद हैं, ये आपसे कुछ देखिए, सवाल करना चाह रहे बात हैं। ये है शहजादा मोइन साहब, देखें जो हॉकी की इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है, मेरे ख्याल में जो अब धड़े बन चुके हैं, जो अंदर दिखाई दे रहा है कि हर कोई जो है ना उसके खिलाफ आवाज़ें उठा रहा है, इस पे जो है ना वो मैनेजमेंट भी खामोश है, इस पे खिलाड़ियों ने जो है ना वो अपनी ग्रुपिंग बनाई हुई है, इस पे जितने जो आपकी एसोसिएशंस हैं उनमें इतने मसाइल पैदा हो गए हैं कि इन सबको यकजा करना भी तो एक फेडरेशन का काम होता है ना। क्या इस काम में फेडरेशन फेल हो गई या ये यकजा करने की कोशिश कर रही है? जी एहसान साहब क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, यकजा करने की फेडरेशन की तो पूरी कोशिश है। अभी भी देखिए कि यहाँ पर जो भी अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक लॉन्च की थी तो वो अदम एतमाद अपोजिशन की तरफ से थी, और उसमें भी देख लें कि उनके पास किसी किस्म की कोई स्ट्रेंथ पूरी नहीं थी। तो ये वो कोशिश रहती है जो कि कोई भी पैचअप जो रहा हो इंशाल्लाह की कोशिश हो रही हो तो उसको डैमेज करती है। अगर अपोजिशन जो है वो सारा काम छोड़ के पॉजिटिव तनकीद करे और जायज जो है उनकी मुतालबात हो प्रॉपर फोरम के ऊपर आए, डेफिनेटली जो एसोसिएशन में अभी लोग मौजूद होते हैं वो भी काम करेंगे। ये वो नेचुरली पैचअप है। बाकी अगर ये कहा जाए कि सारे एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे, इकट्ठे हो गए, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सकता। प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हर बंदे के अपने अपने ख्यालात होते हैं, अपने अपने देखिए, बात ये है एहसान साहब, जिस तरह जो चीज़ चल रही है ना, देखिए आपकी टीम जो है ना, अब आपके पास सामने कौन से टूर्नामेंट्स हैं जिसकी वजह से आप तैयार खड़े हुए हैं? देखें, कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग कोई परफॉर्मेंस है नहीं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि टीम खड़ी हो गई है। आपके वही खिलाड़ी जो है ना वो आपके 5 साइड में खेलने चले जाते हैं, वही खिलाड़ी आपके मेन टीम में खेल रहे होते हैं, वही गिनती के आपके 20-25 खिलाड़ी हैं जो कि हर जगह पे पहुंच रहे हैं, हर जगह खेल रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा सोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा। आप कह रहे हैं कि फेडरेशन सबको यकजा करने की कोशिश में लगी हुई है। अब फेडरेशन का काम क्या है बेसिकली ये समझ में नहीं आ पा रहा। देखिए बात ये होती है कि जहाँ पर अब देखें कि पहले तो किसी जमाने में ग्रास रूट लेवल के ऊपर आती थी, हर जगह से बने बनाए प्लेयर प्रोड्यूस हो रहे थे। सर वो जमाना खत्म हो गया ना, अब वो जमाना खत्म हो रहा, अब तो जदीद दौर है। आपको पता है ऑस्ट्रोटर्फ में खेला जाता है, उस टाइम तो हॉकी कहाँ खेलते थे। अब जो मामला चल रहे हैं, इंडिया कहाँ पहुंच चुका है, हम उसको पहुंच भी नहीं पा रहे, वो नंबर 1 पे जा रहा है, हम कहाँ खड़े हुए हैं। देखिए, हमने किसी ना किसी से तो मुकाबले करने हैं ना, या हम इसी तरह इंडोनेशिया और मलेशिया से खेलते रहेंगे। मलेशिया भी बहुत आगे हमसे, ये भी एक अलग बात है। जापान के करीब करीब है हम। तो मकसद ये है कि आपको जो तवज्जो जहां पे देनी है, क्या उस जगह पे तवज्जो दी जा रही है फेडरेशन? जी बात मैं वही बता रहा था कि अब थोड़ी सी हमारी अप्रोच भी चेंज हो चुकी है। जैसे यूरोपियन टीमों में स्पेशली अगर आप स्पेन वगैरह की एग्जाम्पल देखें तो वहां पर एक छोटा सा इंडिया जहां पर सिर्फ हॉकी होती है, तो वहां से वो उनके पास 100-150 प्लेयर की लाट होती है, वहां से वो देख लें वाले लेवल की टीम प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे तो कोचेज ही चेंज हो जाते हैं। आप वसीम फेरोज को कोच बना के भेज देते हैं जिनका कोई तजर्बा ही नहीं होता, आप उनको कोच बना के भेज रहे हैं। फिर आप जो है ना शहनाज शेख साहब को ला रहे हैं जो कि माशाल्लाह से पहले भी 10 साल पहले भी कर चुके थे कोचिंग। आप कोई नई जिद्दत नहीं ला रहे। मेरा मकसद ये है कि जब हॉकी एक बहुत आगे पहुंच गई है, आपने ऐसे कोचेस को भी पीछे छोड़ दिया जो सिखाने वाले थे। कोई ऐसा कोच आपकी नजर में है कि जो इन खिलाड़ियों को जदीद दौर से आगाह कर सके? ये देखिए, डेफिनेटली हमारे पास एशियन स्टाइल, हमारे पास एक एशियन स्टाइल है, दूसरा है कि यूरोपियन स्टाइल है, फिर एक हाइब्रिड अप्रोच होती है कि किसी जगह पर हम एशियन और यूरोपियन हम दोनों को मिक्स करके खेलते हैं। तो कोच जो होगा वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द टीम, उसके लिहाज से चेंज होता रहेगा ना कि आप कहाँ पर कौन सा इवेंट खेलने जा रहे हैं, वहां पर किन किन टीमों के साथ आपकी कंफ्रंटेशन होगी, तो फिर उसके मुताबिक आपको कोचिंग चाहिए होती है। लेकिन मैं कह ये रहा हूँ कि जो हम ये कहते हैं ना कि हमारे पास 20-25 प्लेयर है, तो प्लेयर अगर कम भी हो, एक पूल थोड़ा भी हो, 50 बंदे हो, इधर 60 बंदे हो, 70 बंदे हो, लेकिन अगर आप उनकी न्यूट्रिशन अच्छी करें, उनको फैसिलिटीज अच्छी दें, उनको कोचिंग सही प्रोवाइड करें, तो टीम उसमें से निकल सकती है। और एक दफा वंस टीम ने विक्ट्री स्टैंड की तरफ चली गई, जीतना शुरू कर दिया, तो नीचे ग्रास रूट पर पॉपुलैरिटी की वजह से खुद ब खुद आगे स्टार्ट हो जाएगी दोबारा से। जाफर हुसैन साहब यही कह रहे हैं कि मुतअद्दिद बार तो कोचेस चेंज हो रहे हैं, जिसके बाइस ये हमें शायद खिलाड़ियों को भी प्रॉब्लम दरकार हो रही है। ये डेफिनेटली होता है ना कि टीम मैनेजमेंट की जरूरत है। आप देखें ना कि नेचुरली प्रेशर आ जाता है ना जब आप किसी एक इवेंट के अंदर जाते हैं और वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाते, तो सबसे पहले तो यही होता है कि कोच की शायद स्ट्रैटेजी अच्छी ना हो। तो ये मतलब अर्जित नहीं होता कि वो कोच अच्छा नहीं होता। क्वाइट पॉसिबल वहां पर उस कोच की फ्रीक्वेंसी और टीम की फ्रीक्वेंसी उस टूर्नामेंट में कोई आपस में मैच नहीं कर पाई, तो किसी और नए कोच को भी चांस दिया जाता है, पुराने कोच की स्किल को भी यूज किया जाता है। लेकिन कोई भी कोच आकर जो कोचिंग करता है वो जाया नहीं जाती ना, खिलाड़ियों को कुछ ना कुछ लर्निंग कराती है उस कोच की भी।
बिल्कुल एहसान तनवीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। एहसान तनवीर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे, सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद हॉकी एसोसिएशन के, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। अब इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल वक्फे से पहले जिस तरह हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे थे एहसान तनवीर साहब, सेक्रेटरी इस्लामाबाद हॉकी एसोसिएशन के, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू उनसे चल रही थी हॉकी के हवाले से। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे अब ज्वाइन कर लिया है सोहेल अकरम झंझुआ साहब ने, जो नेशनल इंटरनेशनल अंपायर है, उनसे भी बात कर लेते हैं इस सारे सूरत-ए-हाल पे। सोहेल साहब क्या कहेंगे, जिस तरह पाकिस्तान से क्वालिफाइंग राउंड वापस चला गया, क्या समझते हैं हॉकी की एक तबाही का जिम्मेदार किसको ठहराते हुए आप नजर आएंगे? जी शुक्रिया शरादा मोइन भाई, आपने बड़ा ही सेंसिटिव जो एक इशू है उसको आपने रेस किया है। नो डाउट इसमें बड़ा ही पाकिस्तान का बड़ा नाम होना था और बड़े अरसे बाद एक इंटरनेशनल हॉकी पाकिस्तान के अंदर वापस आनी थी। ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड ये साल की मेहनत थी जिसपे ये इवेंट मिला था। ये साबका सेक्रेटरी आसिफ बाजा साहब की काविश थी जिसकी वजह से ये सारा इवेंट जो सा पाकिस्तान आया। और फिर इसकी जो वापस जाने की वजह है वो फेडरेशन की नाअहली और फेडरेशन की अदम तावन और अदम दिलचस्पी की वजह से ये इवेंट वापस हुआ है। क्योंकि FIH के मुताबिक उन्होंने इनसे कॉरस्पॉन्डेंस की लेकिन इनका रिस्पांस बैक नहीं गया और इवेंट सर पे है। तो डेफिनेटली वो इतना बड़ा इवेंट है, मेगा इवेंट है उनके लिए क्वालिफाइंग राउंड, तो वो इसको खराब नहीं करना चाहते थे। उन्होंने फिर इनकी अदम दिलचस्पी को देखते हुए इवेंट वापस कर दिया, जिससे पाकिस्तान के अंदर हॉकी पहले ही डिक्लाइन का शिकार है, मजीद डिक्लाइन की तरफ जाएगी। और इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो सस्पेंडेड और मुअत्तल शुदा जो सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, ये अपनी कुर्सियां बचाने चक्कर में शहर गांव नगर घूम रहे हैं, लेकिन इनको इतना नहीं पता कि हमने FIH को भी रिस्पॉन्ड करना है। इतना बड़ा इवेंट है और वो इनकी नाअहली की वजह से वापस हो गया। बिल्कुल सोहेल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ है जुल्फकार हुसैन साहब, प्रेसिडेंट है सक्कर हॉकी एसोसिएशन के, उन्होंने टेलीफोन लाइन ज्वाइन कर लिया है। टेलीफोन लाइन पे इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे आप जुल्फकार साहब, किस तरह हॉकी हमसे रूठती चली जा रही है? लोग शायद जो तवक्कुआत रख रहे थे शायकीन के, शायद अब हॉकी बेहतर हो जाएगी, लेकिन अब ये सब चीज शायद दूर होती हुई नजर आ रही है। देखिए हॉकी जो बात कर रहे हैं, कुछ लोग हॉकी के लिए बात कर रहे हैं, मैं लोगों से सवाल करना चाहता हूँ। बिल्कुल हमारे साथ इस वक्त सोहेल अकरम झंझुआ साहब भी टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। जो सवालात आप करेंगे वो जवाब देंगे। सोहेल साहब भी हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पे, यकीनन वो भी आपसे सवालात फिर करेंगे। ओके झंझुआ साहब मेरे दोस्त हैं, मेरे जिम्मी अंपायर। एक्चुअल में देखें पिछले 1 साल से ये फेडरेशन वजूद पे आई है और वो फेडरेशन 1 साल से आप ये उठा के देख लें कि जो लोग इल्जाम लगाते हैं फेडरेशन काम नहीं कर रही, काम यहाँ तक कर रही है कि फेडरेशन ने जो चार्ज लिया है इसके गाँव में सिर्फ 2000 रुपए थे। वो 2000 के बाद इस फेडरेशन ने, पिछली फेडरेशन ने जो लोगों के बच्चों के जो प्लेयर्स थे ये नहीं किए थे, वो फेडरेशन ने बच्चों को दिए वापस किए। अब तक तकरीबन 18 करोड़ जो कोर्स में खर्च हो चुके हैं वो इस फेडरेशन ने कहाँ से किए, काम कर रही है तो किए ना। उसके बावजूद ये बात चल रही है कीमत वापस हो गया, ठीक है जी, कीमत वापस हुआ, बिल्कुल वापस हुआ। इसमें फेडरेशन की नायरी देखी है, इन सब की नायरी शामिल है उसमें। उसकी वजह ये कि इन्होंने पहले से इस फेडरेशन को काम करने ही नहीं दिया, क्योंकि ये लोग तो इकतदार के भूखे लोग हैं ना। अभी वही लोग गिने लोग 3-4 लोग जिन्होंने पाकिस्तान हॉकी को 18वें नंबर पर पहुंचाया था, वही मैदान में आके खड़े हुए पहले दिन से यहाँ पे वापस इकतदार दिया जाए। लेकिन जुल्फकार हुसैन साहब इख्तियार में तो अभी आप लोग हैं, जवाब दे तो आप लोग हैं ना। वो तो कॉन्फिडेंस लेकर है उसके बावजूद भी अपने अब आप बताएं कि परेशान काम करने का मौका देंगे तो फिर आगे बात चलेगी। सोहेल साहब जिस तरह जुल्फकार साहब कह रहे हैं कि फेडरेशन को मौका ही नहीं दिया जा रहा काम करने का, क्या कहेंगे इस पे? देखें बात इस तरह जुल्फकार भाई भी मेरे बड़े भाई हैं, जैसे उन्होंने बताया मैं उनका जूनियर हूँ। बात यह है कि ये सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और या प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जब से ये मामला चल रहे हैं इनके
आईपीसी मिनिस्ट्री के अंदर से, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हदायत चली, फिर स्पोर्ट्स बोर्ड ने इनको मुअत्तल किया, फिर ये कहते हैं हम सस्पेंडेड नहीं है, हम स्पोर्ट्स बोर्ड को नहीं मानते। एक तरफ स्पोर्ट्स बोर्ड से ये इमदाद की अपील करते हैं कि हमें एनओसी भी दिया जाए इंटरनेशनल इवेंट के लिए और हमारी इमदाद भी की जाए, दूसरी तरफ ये शुक्रिया भी अदा करते हैं और फिर अपने मौक़िफ़ पे भी कायम रहते हैं कि स्पोर्ट्स बोर्ड कौन होता है हमें मुअत्तल करने वाला, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कौन होता है डायरेक्टिव्स निकालने वाला। तो जब आप इन मामलों के अंदर से फंसे रहेंगे, निकलेंगे नहीं, तो आप हॉकी की तरफ क्या तवज्जो करेंगे। ये जब से आए हैं, जब से इनके मामला चल रहे हैं, ये जिस तरह आए हैं उसी दिन से हाईलाइट हुई हैं चीज़ें, जिस तरह मुख्तलिफ शहरों के अंदर जैसे स्क्रूटनी और इलेक्शन का जो अमल किया इन्होंने, जो भी मामला चले, ये वहीं से मामला इनके बिगड़ना। चलिए स्कॉटनी के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। एहसान तनवीर साहब, सोहेल साहब हमारे साथ थोड़ी देर पहले टेलीफोन लाइन पे थे, वो जबकि मैंने उनसे ये सवाल किया कि स्कॉटनी जो है हमने देखा कि बस अड्डों पर होती हुई भी नजर आई, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इस पे कितनी सदाकत है आप जरा बता दें। देखिए वो तो आप किसी को झूठ के हम तो नहीं कह सकते कि उनके पाँव मैंने नहीं देखे जुड़े हुए थे कि खुले हुए थे। कहते हैं जब कोई झूठ बोल रहा तो पाँव उसके देख लेना चाहिए। तो मैं तो आपको ये बताऊंगा कि जो वीडियो लाइव उस रात उसी टाइम चली, क्या वो झूठ थी? फिर नासिर अली जो ओलंपियन आए हुए थे स्क्रूटनी करने, राना लियाकत आए हुए थे लाहौर से, और इसी तरह याकूब साहब, अकमल भट्ट साहब, क्या वो झूठे थे? रोड के ऊपर उसी रात, जिस रात इस्लामाबाद के इलेक्शन थे, वो लाइव चली है। अभी भी आप रिकॉर्ड उठा के देख लें तो रोड के ऊपर, और उसमें ये कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इस्लामाबाद के, और ये बस अड्डे पर हो रहे हैं। तो ये अब कोई माने या ना माने, ये तो हकीकत एक है। जिस तरह हमने वीडियो वगैरह सारी अभी भी सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है, या तो होना कि वो लॉन्च किया हो 6-7-8 दिन के बाद, वो तो उसी टाइम 13 अगस्त की रात, 14 अगस्त 12 बजे के करीब ये सारा मामला हुआ। तो ये झूठ है ये कहना कि यहाँ पे ऐसी कोई नहीं हुआ मामला। सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, कई ऐसे जगह पे अगर ये ऐसे इकदाम ना करते, ऐसे मामला ना करते, तो ये पहले दिन से स्टेबल होते। इन्होंने तो पहले दिन से ही आके सारे काम गलत करना शुरू किया, जिसकी वजह से आज यहाँ पे हम खड़े हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ जो भी मामला चल रहे हैं। बिल्कुल सोहेल साहब, इस वक्त हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट जाफर हुसैन साहब भी मौजूद है, वो भी कुछ सवालात करना चाह रहे हैं। सोहेल साहब, सबसे पहले बात तो ये है कि मेरा जुल्फिकार साहब से भी यही सवाल है कि देखें, एक चीज बड़े अरसे से मैं देख रहा हूँ, तकरीबन कोई 8-10 साल बल्कि इससे भी ज्यादा साल हो गए कि कोई भी फेडरेशन आती है उसके खिलाफ ओलंपियंस खड़े हो जाते हैं, उसके खिलाफ जो है ना एक ग्रुप बन जाता है कि भाई इसको जो है ना काम नहीं करने देना। अब कोई भी फेडरेशन हो, किसी भी दौर में हो, ये मैं पिछले 15 सालों से ये चीज देखता आ रहा हूँ। क्या ये इस मर्तबा जो है ओलंपियंस तो सामने नहीं आ रहे, क्या इस मर्तबा एम्पायर सामने आ रहे हैं जिनको थर्ड एम्पायर भी कहा जा रहा है? पहले जुल्फकार साहब से इस सवाल का जवाब ले लेते हैं, फिर सोहेल साहब से जवाब ले लेते हैं। जुल्फकार साहब क्या कहेंगे इस सवाल के जवाब पे? देखिए एक्चुअल में अलमिया हमारा यही है कि हम ओलंपियन जो कर रहे हैं ना, खेल रहे ओलंपियन। देखिए नो डाउट ओलंपियन हमारे मुल्क का सरमाया जो वो खेलते थे, पाकिस्तान का फुटबॉल के कोई शक्ति हमारे लिए काम नहीं कर रहे। लेकिन जरूरी नहीं है कि ओलंपिक के ओलंपिक खेला और खिलाड़ी एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर या अच्छा मैनेजर या अच्छा कोच हो सकता है। तो अब ये पहली दफा इंटरनेशनल ऐसे होते हैं पाकिस्तान का सेक्रेटरी चुना है, तो इन लोगों में वो आदम नहीं हो रहा। सेकेंड एक बात ये पहली बार है ना फेडरेशन की सेक्रेटरीशिप शहरों से सॉरी फैसलाबाद या लाहौर से निकल कर कराची में आगे में हमारे पास आ रही है, तो वो भी खत्म नहीं हुआ है। तो ये जहाँ से बात ओलंपियन कोई जरूरी नहीं कि ओलंपियन का एडमिनिस्ट्रेटर हो, ये हमारे यहाँ एक गलत कॉन्सेप्ट है ओलंपियन का। तो ये चीज जरूर है कि ओलंपियन को आपने ना उसी जगह पे जो बनती होती है। सोहेल साहब, अब आप क्या कहेंगे इस सवाल के जवाब पे? देखिए आपकी बात बुझा है कि पिछले काफी अरसे से 8-10 साल से हम ये देखते आ रहे हैं कि स्टेबिलिटी कोई नहीं है, और खुसूसन बिलखुसूस ये जो फेडरेशन है इसमें इससे भी पिछले जितने भी अरसे से जो 3-4 सेक्रेटरीज गए हैं और ये अब चौथे सेक्रेटरी हैं, इसमें वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि स्टेबिलिटी नहीं रही। कोई ना कोई ग्रुप मुतारिक ग्रुप वजूद में आता रहा, और फिर वो अपने जब उनके टास्क पूरे हो जाते रहे तो वो उनको कुछ स्पेस मिलती रही है। किसी को सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन लगा दिया गया, किसी को कोच लगा दिया गया, या किसी को अच्छा कोई और होता दे दिया गया, तो वो अपने मकसद की खातिर अपनी उसके चक्करों में तो उन्होंने फेडरेशन को फिर वो सपोर्ट करना शुरू हो जाते थे, अपने मुफाद की जंग से वो लड़ते रहे। जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, जुल्फकार भाई बात कर रहे हैं कि सिंध से निकली, पंजाब से निकली और इधर आगे तासुब पसंदी में नहीं जाना चाहिए। ये बिल्कुल एक तासुबी बात हो जाती है कि आप सिंध से निकले या पंजाब से निकले, सारा पाकिस्तान हमारा, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, सिंध नहीं है, पंजाब नहीं है।
और अगर आप रेशो देखें तो ज्यादातर पंजाब को क्या आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा शहर है। देखिए सुहेल साहब, आप भी फिर इसी तरह आप भी फिर उसी नोयत पे आ रहे हैं जो बात उन्होंने की है जुल्फिकार साहब ने, आप भी उसी नोयत पे बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये था कि देखें, खिलाड़ी चाहे ओलंपियन हो चाहे इंटरनेशनल हो, ग्राउंड में सबकी एफर्ट होती है, कोई एक बंदा किसी को तरजीह नहीं दी जा सकती। वो एक नसीब की बात है कि एक बंदा ओलंपियन खेल जाता है। अब इस्लाम आई है, वो ओलंपियन नहीं बने, वो कभी वर्ल्ड कप जो है ना उन्होंने नहीं खेला। तो आप इस चीज से अंदाजा लगाए कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि ओलंपिक में है, ओलंपिक चैंपियन है, जो कि वर्ल्ड कप चैंपियन है। लेकिन मकसद यह है कि ग्राउंड में खिलाड़ी खिलाड़ी होता है, चाहे जिसको भी फेडरेशन बने, चाहे जिसको भी लेकर आए। ये आपको पता है कि सीधा वजीर आला के तहत से, वजीर आजम के तहत से ये सारी चीजें हॉकी चल रही होती हैं। तो क्या उनको दिखाई नहीं देता कि एक नाअहल खिलाड़ी या एक नाअहल बंदा जो है ना वो फेडरेशन के ओहदेदार बन रहा है? ऐसी बात भी है ना। लेकिन मकसद ये है कि हॉकी की बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि जब तक आप लोग हम सब यकजा नहीं होंगे तो कोई चीज आगे चल नहीं सकती। इसकी बेहतरी के वसाइल बताइए, किस तरीके से हल हो सकते हैं? देखिए, बेहतरी तो जो लोग सीटों पर विराजमान है, बेहतरी तो उन्होंने सिस्टम के अंदर लेके आनी है, शफाफियत उन्होंने लेके आनी है। मेरिट पे वो काम करेंगे तो वो सारे मामलात को फिर वो लेके। आपको क्या चीज ऐसी लग रही है जो मेरिट पे नहीं हो रहा, आप मुझे बताइए प्लीज। जी सोहेल साहब, जी क्या मैं आवाज नहीं सुन सका? हॉकी की बेहतरी के लिए सब यकजा होना चाहिए उनको, लेकिन क्या आपको इस फेडरेशन के अंदर बेहतरी नजर नहीं आ रही जिसकी बिना पर आप ये कह रहे हैं कि ये फेडरेशन सही काम नहीं कर रही? देखिए, इस तरह बात इस तरह है कि अगर आप देखें, मेरी बात करेंगे तो डेफिनेटली मैं इफेक्टिव हूँ। अगर जुल्फिकार भाई की बात करते हैं तो जुल्फिकार भाई इफेक्टिव नहीं है, वो तो जाहिर बात है उनकी फेवर की बात करेंगे। मैं इफेक्टिव इस तरह हूँ कि हम इस्लामाबाद के हवाले से बात कर रहे हैं, या आप मुझे अगर पर्सनली कहेंगे तो मैं बिल्कुल इस फेडरेशन को सपोर्ट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इसने डिमोरलाइज किया लोगों को, इन्होंने मेरिट का कत्लेआम किया। तो मैं कैसे मान जाऊं, कैसे इनको हजम कर लूं? मेरी आंखों से आंखों और कानों देखा सारा, आंखों देखा कानों सुना सारा हाल हुआ मेरी आंखों के सामने। देखिए सरदार साहब, आप वही बात कर रहे हैं, आप वही बात कर रहे हैं सरदार साहब जो 15 साल पहले से चलती हुई आ रही। कोई नई चीज बताइए कि ये फेडरेशन ये चीज नहीं कर रही, ये चीज करनी चाहिए। क्योंकि आप ही के अभी इस्लामाबाद के बंदे से बात हो रही थी, वो तो बड़ी उनके फेडरेशन के हक पे बात कर रहे थे। तो मकसद ये है कि ये बेहतरी या ये तनकीद करने का कोई जवाब नहीं बनता कि मेरिट के खिलाफ कोई बात हो रही है। अगर मेरिट के खिलाफ बात हो रही है तो वो पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान देख रहा है। लेकिन आप कोई सोल्यूशन बताइए, कि हल बताइए कि आप लोग क्या आके इनसे मुज़ाकरात करेंगे कि भाई ये तनकीद हो रही, ये मसाइल हैं, इस मसाइल को दूर करना चाहिए। अगर वो मसाइल दूर नहीं होते हैं तब आप तनकीद कीजिए कि भाई हमने बात की थी और बात हमारी मानी नहीं गई। जी सर साहब, सबसे पहले मैंने अगर आप कुछ बयान वगैरह भी देख लें तो हमने सबसे पहले ये कहा था कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को चाहिए जो भी इनके खिलाफ मामला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में या स्पोर्ट्स बोर्ड या ओलंपिक में चल रहे हैं, इन सबको सबसे पहले खत्म होना चाहिए। क्योंकि जब तक कोई भी फेडरेशन आ जाए उसके हाथ पांव अगर आप बांध के रखेंगे तो वो काम नहीं कर सकते, चाहे वो हॉकी हो या कोई भी हो जाए। तो हमारा भी कहने का यही मकसद था। हमने गाय बगैर ये बातें की हैं कि यार इनके फेडरेशन के मामला जो भी हमारे पीएम ऑफिस के साथ है ये खत्म होने चाहिए, इनको बिल्कुल फ्री हैंड होना चाहिए, इनको फंड्स मिलने चाहिए ताकि ये हॉकी के ऊपर फोकस कर सके, फिर इनका आउटपुट भी नजर आए। सर ये एक चीज मुझे बताइए, एक आपके फेडरेशन का सेक्रेटरी बनता है नया, आपका सदर साहब होते हैं, वो उनकी हेल्प करते हैं, आपके जो पुराने कोच हैं उनकी अदायगी कर दी जाती है, प्लेयर्स को पैसे दे दिए जाते हैं। इस टाइम खिलाड़ी तो खुश दिखाई दे रहे हैं ना, क्योंकि उनको तो पैसा मिल रहा है, उनको तो जो जरूरियात है उनकी तो पूरी हुई है ना। ये देखें जिस तरीके से करोड़ों रुपए की लागत, ये करोड़ों रुपए की जो है ना वो इमदाद लेकर आए पाकिस्तान के लिए हॉकी फेडरेशन। तो मेरे ख्याल में ये भी तो एक अच्छा इकदाम है कि पाकिस्तान हॉकी में भी कुछ पैसा आया, वरना लोग तो यहां से पैसा लेके जाते रहे। लेकिन अभी आप ये पैसे की बात कर रहे हैं कि इन्होंने अदायगियां कर दी, तो आप मुझे ये बताएं अभी जो कल परसों न्यूज की अखबार की कटिंग थी कि 2.5 करोड़ रुपया इन्होंने अभी तक बकाया जात नहीं दिया प्लेयर्स को। देखिए क्या वो सच्ची है कि ये सच्ची है? फिर देखिए मुझे सिर्फ इतना बता दें जो चीजें हो चुकी है। देखिए इसका जवाब तो मेरे ख्याल में जुल्फिकार हुसैन साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? जी मैं बताता हूँ, ये प्लेयर का आपसे बात कर रहे हैं ना, 2.5 करोड़ रुपया मिला। जी जी जी, एक्चुअल में जितने एक्सपेंसिव है पूरे टीम के जितने एक्सपेंसिव है वो सारे के सारे छात्रों पर साफ शफाफ तरीके से प्लेयर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। जितने उनके पास पैसे मिले, जितना उनका खर्च है फेडरेशन का, उनको सारे के सारे दे दिए गए। मजीद जिस तरीके से पहले आपको बताएंगे कि जो मजीद अगर पैसे आएंगे फेडरेशन के पास तो उनके अगर कुछ है तो बिल्कुल
पहले क्वार्टर वापस लोगों को दिए जाएंगे, जब वो फेडरेशन पिछली फेडरेशन वापस दिए जा सकते हैं, तो इनके क्यों नहीं देंगे? एक्चुअली में जितने एक्सपेंसिव है उस टूर्नामेंट पर, तो उस जितने पैसे फेडरेशन को, सबसे बड़ी बात है फेडरेशन का शफाफ तरीका नहीं है। पहले फेडरेशन में क्या किया जाता था, ऐसे लिए किसी भी डिपार्टमेंट से किसी भी मंत्री और सेक्रेटरी ने अपने अकाउंट में वो कैश निकाला और उसमें अपना हिस्सा रख लेने के बाद बाकी को दे दिया, चले जी आप उसमें सेटिंग करें। अब तो देखिए सर, एक चेक निकाला जाता है, ड्यूटी होती है, चेक निकाल के मैनेजर के हाथ में दिया जाता है, पहले अपने अकाउंट में कैश करा के सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब इसमें कोई बीमारी की गुंजाइश नहीं रही ना। बिल्कुल बेईमानी की गुंजाइश नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुल्फकार हुसैन साहब, आपने टेलीफोन लाइन पे हमें टाइम दिया विनस टीवी को। और साथ साथ है सोहेल अकरम झुंझुनूआ साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे थे। बहुत शुक्रिया सोहेल अकरम झुंझुनूआ साहब, आपने भी टाइम दिया विनस स्पोर्ट्स में। दोनों ही हमारे साथ हॉकी के प्लेयर्स मौजूद थे। क्या कहेंगे जाफर हुसैन साहब, जिस तरह ये मामला चल रहे हैं? देखिए बड़ी बड़ी एफर्ट है इन खिलाड़ियों की, और ख़ास तौर पे जो एम्पायर होता है, पूरी जो है ना, आपको पता है एम्पायरिंग का एक बड़ा रोल होता है पूरे एक मैच को शफाफियत के अंदाज में चलाने का। और ख़ास तौर पे मैं एम्पायर्स के हवाले से इसलिए बात करूंगा कि बेचारे पिटते भी यही हैं। बहुत सारे ऐसे मौके पे खिलाड़ी जो है ना इनको पीट देते हैं, तो इनकी बड़ी एफर्ट है, इनकी पूरी एक ईमानदारी से लोग चला रहे होते हैं। मेरे ख्याल में जितने एम्पायर्स हैं इनको फेडरेशन के साथ मिलकर जो इनके देखिए इख्तलाफात होते हैं, लेकिन इख्तलाफात दूर भी किए जाते हैं। इख्तलाफात दूर करके जो है ना आपस में बैठ के जो है ना ये इकदाम करने चाहिए, हॉकी की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल, हॉकी की बेहतरी के लिए हमें काम करना चाहिए। जावेद इकबाल भट्टी साहब, टाइम बहुत कम है, साथ साथ कौमी टीम के हवाले से आप पेशन गोई कर रहे थे कुछ कि इस टीम को 15 रुकनी स्क्वाड क्या होना चाहिए, कौन से खिलाड़ियों को चेंजिंग आनी चाहिए? मोइन भाई, चेंजिंग तो स्क्वाड तो यही रहेगा, सिर्फ 1 से 2 प्लेयर आ सकते हैं, जैसे अबरार का कह रहे हैं और सऊद शकील खेला। बकाया तो कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ख़ास मेजर चेंज आए। और आपको पता है वो जीत के तो कई बाप होते हैं, हार तो बिल्कुल यतीम होता है। तो अब आजकल आपको पता है कि आपकी टीम हारी हुई है तो यतीमों वाला रोल है। इस पे जाफर हुसैन साहब से भी बात करें। जाफर साहब, समझते हैं आप इब्रार का सिलेक्शन सही होगा, क्योंकि इतने बड़े टूर्नामेंट में आप अचानक लेके आ रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई खिड़की तोड़ के आने वाला है, और ऐसा कौन आने वाला है ये आपको कल पता चल जाएगा। बिल्कुल, कोई जाफर साहब ने बड़ा इंकिशाफ कर दिया कि खिड़की तोड़कर कोई प्लेयर से टीम में दाखिल होने वाला है। कौन प्लेयर्स होगा टीम के साथ, ये यकीनन हम अगले प्रोग्राम में भी देखेंगे। और क्योंकि जाफर साहब ने कहा कि कल इस दिन का दिन उन्होंने मुकर्रर कर दिया, तो जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया, जाफर हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन जाते जाते 40 ओवर का जो बाकायदा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, इस हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज देखते हैं। ओवर क्रिकेट टूर्नामेंट का ओवर 14 आगाज़ होने वाला है, जहां पर हम देखेंगे कि 7 ममालिक की टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत करें। इस टूर्नामेंट के रुए नवा फवाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस टूर्नामेंट के हवाले से। फवाद साहब, क्या कहेंगे, कल के टूर्नामेंट से स्टार्ट हो रहा है, कितने ग्राउंड्स पे ये टूर्नामेंट खेला जाएगा और कितने ममालिक की टीमें इसमें शिरकत करी और क्या परेशानियाँ आपको अब तक इस टूर्नामेंट में कराने में पेश आई? इसमें 8 टीमें खेल रही, पाकिस्तान के अलावा 7 टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, यूएई, हांगकांग, नेपाल, यूएसए और कनाडा। इसमें टोटल 36 मैचेस खेले जाएंगे और 5 मुख्तलिफ ग्राउंड से होंगे और एक दिन में 4 मैचेस हो रहे होंगे, तो 36 मैचेस होंगे। पाकिस्तान टीम के सारे मैचेस जो हैं वो नेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे और वो लाइव टेलीकास्ट होंगे जियो सुपर। बाकी मैचेस भी लाइव स्ट्रीम होंगे। इसमें जो मसले मसाइल आए हैं वो ऑब्वियसली, एक तो बहुत सारे इंडियंस आए हैं इसमें मुल्कों से, उनके वीज़े के इश्यूज़ थे, वो माशाल्लाह सबको वीज़े मिल गए। और दूसरा इशू जो है सबसे इम्पोर्टेंट वो सिक्योरिटी का था। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है हमारे मुल्क की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो चाहती हैं कि बाहर के मुल्क के लोग आए हुए हैं, ज़ाहिर है उनकी कोशिश है अच्छी सिक्योरिटी हो, बहुत अच्छी सिक्योरिटी हो, ताकि कोई फलाना खासा कोई हादसा ना हो जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हो, अगर वीवीआईपी टाइप की हो, तो वो तो फिर एक जेल खाना बन जाता है, एक होटल भी सब कुछ। तो ये जो प्लेयर्स हैं ना, ये लोग नॉर्मल कंट्रीज़ वाले प्लेयर्स नहीं हैं, ये लोग अपने अपने खर्चों से ज़्यादातर आते हैं। ये चाहते हैं बाहर किसी फंक्शंस में जाएं, कहीं दूसरी जगह जाएं, तो वो थोड़ा सा हमने एक कॉम्प्रोमाइज़ करके ना, एक सिक्योरिटी अच्छी है बहुत, सारी पाकिस्तान की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, आपको पता है कौन कौन है, और इंशाल्लाह हमें एश्योरेंस है कि सिक्योरिटी अच्छी प्रोवाइड होगी। और ये देखें एक पॉजिटिव मैसेज दे जाएगा। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि ये 7 मुल्क की टीमें आई हैं, इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी फ़ायदा होगा कि आइंदा से अगर वो बिड करें एशिया कप के लिए, जैसे आप देखें ना एशिया कप हुआ, टीमें यहाँ नहीं आई, ठीक है ना, तो इसी तरह जो है वो आगे वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान होस्ट कर सकता है। यार हमारा एक इवेंट हो गया तो बाहर की टीमें आई हैं,
तो इट्स अ गुड मैसेज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हमारे मुल्क के लिए अच्छा है कि भाई इट्स अ सेफ कंट्री टू विजिट, हॉस्पिटेबल लोग हैं, तो आई थिंक बहुत पॉजिटिव मैसेज आएगा। ये बड़ी अच्छी सारा क्रेडिट मैं समझता हूँ फवाद भाई को जाता है और जिन्होंने ये पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया और हमारे लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक फिर यादें ताज़ा होगी कि लाइव मैचेस आ रहे हैं और कराची में मैचेस हो रहे हैं और इंटरनेशनल ये स्टैंडर्ड की लीग है। एक्साइटमेंट होती है, आप काफ़ी अरसे के बाद अगर ऐसी क्रिकेट खेलते हैं, डिफरेंट मुल्कों से टीमें आई हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपके पुराने प्लेयर हैं जो अब कुछ अरसे से क्रिकेट नहीं खेल रहे उनको दोबारा से इसमें इंगेज करना और लोग देखना चाहते हैं। ऑब्वियसली थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस हुआ अभी वेटरन क्रिकेट खेलने का, तो बड़ा लोगों में एक शौक़ होता है कि उन प्लेयर्स को दोबारा देखना खेलते हुए जो पिछले कुछ अरसे में स्क्रीन से गायब हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है कि यहाँ पे ये इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है। और अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे कि नेक्स्ट ईयर अच्छा इवेंट एक कराने की उम्मीद है।